हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बेसिक डेफिनेशन के ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्टिव पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेज 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस होता क्या है ना, इसको समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे मिस्टर एक्स जो है इज रनिंग अ रेस्टोरेंट, ठीक है, विथ नेम एबीसी। एबीसी रेस्टोरेंट कहां पे? दिल्ली में ना। और ड्यू टू जो इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी है, इनकी सर्विसेज जो है और जो हॉस्पिटैलिटी है, उसके वजह से ही इज ना गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द सिटी एंड wanted to na open a new outlet of ABC in Delhi only। तो इनको एक फंड की रिक्वायरमेंट थी, लेट्स से ₹10 लाख, ठीक है, ₹10 लाख की रिक्वायरमेंट थी एंड ही वेंट टू द बैंक फॉर द लोन। ठीक है ना, यही अपना ट्रेडिशनल वे है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, विल गो टू लोन, वी गो टू बैंक फॉर द लोन। बैंक जाते हैं भाई लोन लेने के लिए, और वहां पे अगर लोन अप्रूव हो गया तो भाई ठीक है, अपना काम हो गया। लेकिन इन केस ड्यू टू सर्टेन रीजन क्या हुआ, आपका लोन रिजेक्ट हो गया। इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि इक्विटी फाइनेंसिंग कर सके, तो आप करेंगे क्या? ये अब कहां से ये अपने 10 लाख रुपए लेके आएंगे? क्या तरीका है इसको करने का? जो तरीके से अब ये 10 लाख रुपीस को मिस्टर एक्स फंड करेंगे, सोर्स करेंगे, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली योर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस उसी को हम कहते हैं। अब इनके पास डिफरेंट डिफरेंट है, जैसा रिक्वायरमेंट, जैसा बिजनेस, उस हिसाब से वैसा रिक्वायरमेंट होता है और उस हिसाब से वैसे मेथड्स को हम यूज करते हैं और उसी को हम क्या कह देते हैं, नाम दे देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मेथड। जिसमें सबसे पहले लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। हमें क्या से बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या है कि जब भी हमारा किसी ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है सोर्सिंग का, फाइनेंस के सोर्सिंग का, अगर वहां पे या उस तरीके से अगर हम फाइनेंस नहीं, फंड नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, ना फंड को सिक्योर नहीं कर पाते हैं, देन इन दैट केस वी फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव ऑप्शन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स। और उसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है आपका लीजिंग, देन फ्रेंचाइजिंग, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग, angel investor, venture capitalist and public equity. So these are very important methods। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनके जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे ये अलग अलग डिफरेंट मेथड्स बनते हैं और बहुत छोटी डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में। उन डिफरेंसेस को हमें खास करके याद रखना। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले देखते हैं लीजिंग क्या होता है। लीजिंग, व्हाट इज लीजिंग? एज यू नेम सजेस्ट ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ टू लीज आउट समथिंग टू समवन। लीज का मतलब क्या होता है? वी आर पेइंग रेंट फॉर द रेगुलर यूज। किसी चीज का, किसी भी एसेट का अगर हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करने के लिए मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, एनुअली बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते रहते हैं। दैट इज बेसिकली लीजिंग ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो एंड यू वेंट टू देयर फॉर अ जॉब एंड यू डोंट हैव अ प्लेस टू लिव देयर, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ रूम और टेक अ हाउस on a lease for a certain period of time, paying a monthly payment to the owner of that house or the room। तो बेसिकली यही होती है लीजिंग, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना एसेट देता है यूज करने के लिए, और जो दूसरा पर्सन उसका एसेट यूज कर रहा है वो उसको क्या करता है, मंथली रेगुलर पेमेंट देता है। दैट इज कॉल्ड रेंट। Okay, now let's understand it with another example। Let's say कि हमारे मिस्टर राहुल जी जो है, मिस्टर राहुल जी जो है, he has a sugar mill। ठीक है ना, he has a sugar mill which is not running।
ना ही हैज इट्स ओन एसेट, इसके पास अपना एसेट है, मिस्टर राहुल के पास अपना एसेट है शुगर मिल, विच इज नॉट इन यूज। एंड यहां पे मिस्टर बी को क्या चाहिए है ना, ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मर, फार्मिंग का बिजनेस है इनका, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिजनेस है, एंड ही हैज अ ना acres of land which is sown, जिन्होंने क्या लगाया हुआ है, शुगर के, and he wanted to now produce the sugar, so he wanted a sugar mill, but he does not have that much of enough money to set up its own mill, ठीक है ना, इनके पास मिस्टर बी के पास उतना पैसा नहीं है कि ये मिस्टर बी जो है अपना एक मील सेटअप कर सके। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे पार्टी को ढूंढना शुरू किया जिसके पास क्या हो, शुगर मिल हो, एंड ही इज रेडी टू रेंट दैट मिल। तो मिस्टर राहुल के पास गए एंड दे साइंड एन एग्रीमेंट, ठीक है, दे साइंड एन एग्रीमेंट लेट्स से फॉर 2 years on a monthly payment of ₹50,000, ठीक है। अब ये एक एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में साइन हुआ, जहां पे फिर मिस्टर राहुल क्या करेंगे, ही विल अलाउ मिस्टर बी को यूज हिज एसेट एंड इन रिटर्न मिस्टर बी क्या करेंगे, उनको 2 साल तक हर एक मंथ कितना रुपया पे करेंगे, ₹50,000। तो ये होती है प्रोसेस ऑफ लीजिंग, जिसमें 2 पार्टी की एग्रीमेंट है, एक पार्टी अपना एसेट दे रहा है यूज करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड योर लेसर, ठीक है ना। जब भी कोई एसेट रेंट कर रहा है दैट विल ऑलवेज बिकम, वो हमेशा क्या बनेगा, लेसर बनेगा, और जो मंथली रेगुलर पेमेंट कर रहा है वो हमेशा क्या बनेगा, लेसी। सो दिस इज द बेसिक मेथड, ये होता है बेसिक लीजिंग, जिसमें लेसर विल रेंट हिज एसेट एंड लेसी विल पे द मंथली अमाउंट टू अ लेसर फॉर द यूज ऑफ हिज एसेट। तो दिस इज व्हाट बेसिक लीजिंग इज। और इसी को हम और क्या कह देते हैं, डायरेक्ट लीजिंग, ठीक है ना। इसी को हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट लीजिंग, ठीक है। अब डायरेक्ट लीजिंग आई होप समझ में आ गया हो, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। लेट्स से मिस्टर राहुल इज रनिंग हिज कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना, क्या है ये, चला रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, एंड ही नीड्स एक्सकवेटर फॉर रेंट, ठीक है, एक्सकवेटर फॉर रेंट। अब मिस्टर राहुल को चाहिए थे 5 एक्सकवेटर, ठीक है। अब एक्सकवेटर एक ऐसी चीज है जो कि हो सकता है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहा हो, तो उसके लिए मिस्टर राहुल ने बोला कि हम 5 एक्सकवेटर क्यों यूज करने जाए, why we should go for the use of 5 excavator in order to buy that 5 excavator, because it takes a lot of money to buy 5 excavator, और ड्यू टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ना उनका उतना यूज नहीं है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी मिस्टर एबीसी की, मिस्टर ए की एबीसी कंपनी थी, जो कि एक्सकवेटर मैन्युफैक्चर करती थी और रेंट पे भी देती थी, और इनको अपने आउटलेट से जहां पे ये एक्सकवेटर को सेल भी करते थे। तो मिस्टर राहुल क्या था, मिस्टर ए के पास गए, और या ये कह लो एबीसी कंपनी के पास गए टू आस्क फॉर द एक्सकवेटर, 5 एक्सकवेटर फॉर हिज कंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड ही डजंट वांट टू बाई। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, ठीक है ना, यहां पे मिस्टर राहुल ने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट साइन किया कि प्रोवाइड अस 5 excavator and will pay the monthly rent for that excavator। तो यहां बीच में और कोई नहीं है, यहां पे डायरेक्ट जो यूज कर रहा है और डायरेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों लोगों के बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है। और यहां पे फिर मिस्टर राहुल क्या करेंगे, उनको हर मंथली पेमेंट करेंगे, लेट से ₹30,000 पर मंथ, है ना। और फिर मिस्टर ए जो है, द हेड ऑफ द एबीसी कंपनी, विल रेंट हिज 5 excavator टू मिस्टर राहुल,
And since Rahul is paying a rent, he's become a lessee. And since Mr. A is providing excavator to Rahul, तो ये अपना एक एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं, that is why he becomes a lessee. So that is your direct lease. ठीक है ना? अब देखो डायरेक्ट लीज के अंदर बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी पीरियड एज वेल एज कि एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट ये एसेट किसके पास रहेगा, हु विल बी द ओनर ऑफ द एसेट, उसके बेसिस पे हम डायरेक्ट लीज को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक ऑपरेशनल लीज है ना, एक ऑपरेशनल लीज और एक फाइनेंस लीज. So let's first understand the operational लीज. Suppose है ना, मिस्टर राहुल ने अपनी एक वैन कंपनी खोली, started a van company and he wanted to ना कि ये जो हमारी वैन है ये इनका एक डील साइन अप हुआ है अमेजन के साथ, बिग बास्केट के साथ और इंस्टामार्ट के साथ, जहां पे विद इन अ सिटी दे हैव टू सप्लाई द गुड्स. जो भी इनके अमेजन के मतलब वेयर हाउस में आ रहा है, बिग बास्केट के वेयर हाउस में आ रहा है, इंस्टामार्ट के वेयर हाउस में आ रहा है, वो सारे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो भी गुड्स आ रहे हैं, उन सारे गुड्स को उस वेयर हाउस से हर एक जो भी अपना कस्टमर है उस तक को पहुंचाने के लिए ही नीड्स अ वैन. ना ही नीड्स 3 वैन टू सप्लाई. He already have 10 van and 3 van is not he is still required. Now ये 3 वैन चूंकि इट्स अ दिवाली सीजन, लेट्स से दिस इज अ दिवाली सीजन, तो अभी इनकी वैन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि ऑर्डर ज्यादा हो रहा है. अगर ये ऑर्डर ज्यादा हो रहा है तो फॉर इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ना, दिवाली ऐसा तो नहीं है दिवाली पूरे साल रहेगी, दिवाली 3 महीने 2 महीने तक की जो भी उसमें पूरा टाइम होता है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है, उस समय में बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय में आपको डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वैन्स चाहिए. ठीक है, या फिर सपोज इसको और भी चीजें हैं जो आगे से करना है, तो सपोज ही नीड्स अ वैन फॉर रेंट, और इंस्टेड ऑफ बाइंग दोस वैन ना, ही नीड्स सर्टेन मनी टू बाय दैट वैन एंड वो वैन ये नहीं खरीद पाया ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फंड. अब इसमें क्या हुआ, जो मिस्टर राहुल थे वो फिर से कहां गए, मिस्टर सी के पास, जो कि क्या करते थे, वैन आइदर ही कैन बी अ मैन्युफैक्चरर आल्सो और ही कैन बी ना एक ऐसा बंदा भी हो सकता है जो वैन खुद खरीद के रेंट पे देता हो. ठीक है, तो मिस्टर राहुल ने क्या किया, मिस्टर सी के साथ एक 3 साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वो रेडी हुए 15,000 पर मंथ वैन का पेमेंट के लिए. और इस एग्रीमेंट के बेसिस पे मिस्टर सी ने मिस्टर राहुल को 3 वैन लिए यूज करने के लिए. ठीक है, तो 3 साल तक मिस्टर राहुल ने इस वैन को यूज किया और एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट ना, एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट इन्होंने क्या किया, ये सारा वैन इनको वापस कर दिया और है ना, वैन वापस कर दिया और मंथली सिस्टम खत्म हो गया. ये एक ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर मिस्टर राहुल ने क्या किया, वापस से अपना एग्रीमेंट जो था वो रिन्यू कर. ठीक है, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग लीज. ये सॉरी लेसी, सिंस इज पेइंग द रेंट ही इज अ लेसी and since he is giving the asset it is lesser. ठीक है, तो ये होता है आपका लीजिंग ऑपरेटिंग लीज. लेकिन यही सेम लीज अगर ये मोर देन 3 ईयर लेकर 5 ईयर के लिए हो जाए या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाए, और एट द एंड जो आपका मिस्टर राहुल है इनके पास एक ऑप्शन क्या रहे, या लेसी के पास ऑप्शन क्या रहे कि एक सर्टेन अमाउंट पे कर देने के बाद ये जो एसेट है वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी, then that is called your finance lease. Okay, so let's understand the finance lease. Finance lease is an agreement, long term agreement. Basically क्या होता है, long term agreement होता है
between the two parties for the monthly payment, and at the end of the agreement there is one lump sum amount will be in the agreement जो आप अगर पे कर देते हो, that the end of agreement ना जो भी आपका लेजर है वो लेसी को अपना वो तीनों का तीनों एसेट क्या करे, पे कर दे. So that is basically called your finance lease. Okay, so these are the two different methods of your direct lease. I hope ये चीजें समझ में आई होंगी. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लीजिंग प्रॉब्लम जो आती है दैट इज सेल एंड लीज. लेट्स से ना एबीसी लिमिटेड के पास एक अपना ऑफिस स्पेस है. ठीक है, एंड दे हैव उसका वर्थ कितना है, रुपीस 50. ठीक है ना. अब इससे क्या हुआ, मिस्टर एबीसी के जो कंपनी थी जिनके पास अपना ऑफिस स्पेस था ना, इनके पास बहुत सारे कैपिटल्स हो रखे थे. तो ये अपने कुछ कैपिटल एसेट बेसिकली देखिए व्हाट हैपेंस ना कि जब आपका ऑफिस स्पेस है दे हैव इट इज लाइक एन एसेट फॉर यू, बट इनकी लिक्विडिटी कम होती है, ये कैश कम देते हैं आपको ना. ये तो एसेट है, ये आपको रेगुलर कैश नहीं देंगे, ये वन टाइम लंप सम अमाउंट देने वाले एसेट्स होते हैं, है ना. तो ऐसे एसेट्स को एबीसी लिमिटेड चाहती है थोड़ा सा इसको फ्री अप कर दे, लेट्स ना हैव सम लिक्विडिटी और कैश स्टोरेज इन आवर कंपनी. तो उन्होंने क्या किया, अपने इस ऑफिस स्पेस को सेल कर दिया. किसको, मिस्टर बी को. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस बिल्डिंग को सेल कर दिया मिस्टर बी को, एंड अगेन उन्होंने सेम बिल्डिंग को क्या कर लिया, लीज पे ले लिया फॉर 10 years, and he is paying monthly rental system to Mr. B. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, एबीसी ने पहले सेम एसेट को बेचा यानी कि सेल किया, एंड अगेन फ्रॉम द सेम ओनर ही इज टेकन दैट एसेट, जो भी उन्होंने बिल्डिंग को सेल किया है, यहाँ पे जैसे ऑफिस स्पेस सेल किया है, इसको सेल करने के बाद इन्होंने क्या किया, वापस से उसी एसेट को, उसी ऑफिस स्पेस को रेंट पे ले लिया, उसका मंथली पेमेंट देने लगे. तो इससे क्या हुआ, उनका अपना कैपिटल जो स्टॉक था वो फ्री अप हो गया, एंड दे आर स्टिल यूजिंग दैट स्पेस एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द, जैसा भी उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो उस तरीके से स्टिल दे आर कंटिन्यू टू यूज दैट पर्टिकुलर एसेट. बट इससे क्या हुआ कि उनका अपना कैपिटल भी फ्री अप हो गया, एंड उसके अलावा और क्या हुआ कि दे आर स्टिल इन यूज ऑफ दैट एसेट. सो दैट इज कॉल्ड योर सेल एंड लीज. Okay, and if you go to the next type of lease, that is called your leverage lease. What is leverage lease? Suppose Mr. A has running his airline industry, and he needed 3 aircrafts more. ठीक है ना, सिर्फ पैसेंजर जो इनकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो सबकी वजह से इनका एयरलाइन जो है वो काफी अच्छा सर्व कर रही है टू द पैसेंजर. तो इनकी जो राइड्स, इनकी जो लिफ्ट है वो काफी बढ़ गई है, नंबर ऑफ जो टू एंड फ्रो मोशन है इनका ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कमिंग बैक, तो जो ट्रिप है वो बढ़ गया है एंड पैसेंजर बढ़ रहे. तो इसीलिए इनको मिस्टर ए को क्या चाहिए था, एक 3 एयरक्राफ्ट चाहिए था, बट मिस्टर ए हैज अ शॉर्टेज ऑफ फंड एंड कैन नॉट हैव दिस एयरक्राफ्ट इन देयर ना स्टॉक्स. तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे, व्हाट ही विल डू, ही विल फाइंड समवन ना जो इनको क्या करे एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सके. तो ऐसा मेथड जिसमें मिस्टर बी, लेट्स से मिस्टर बी ने मिस्टर ए के साथ डील किया और बोला डोंट वरी मिस्टर ए ना, आई विल टेक द लोन फ्रॉम द बैंक एंड देन आई विल बाय द एयरक्राफ्ट एंड आई विल रेंट यू दैट एयरक्राफ्ट और आई विल प्रोवाइड यू दैट एयरक्राफ्ट ना ऑन अ लीज फॉर 10 years. तो ऐसा सिस्टम जब आप एज अ लेसी, अब ये क्या है, ये तो मंथली रेंटल पे कर रहा है ना, ही इज सेलिंग दी पेइंग द मंथली रेंटल, तो ये तो लेसी हो गया है यहाँ पे, इज बिकम अ लेसी. तो लेसर जो है उसके पास अपने पास खुद में एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है, बैंक से लोन लिया
फिर एयरक्राफ्ट बाई किया और उसके बाद मिस्टर ए को एयरक्राफ्ट क्या किया, रेंट दिया, लीज पे दिया फॉर 10 ईयर। अब इसमें होता क्या है कि लेट्स से कि इसने 6% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया एंड ही इज चार्जिंग लाइक 7% ऑन द सेम अमाउंट, सेम वे कि जो बीच का 1% डिफरेंस हो रहा है दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर मिस्टर बी। तो इस टाइप के लीज को हम क्या कहते हैं, लेवरेज्ड लीज। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर लीजिंग मेथड। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। देखिए लीज सब में सेम चीज है, हर जगह ऐसी है, हर जगह लेसर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ऑपरेटिंग लीज इज वेरी बेसिक लीज जिसमें आप छोटे पीरियड टाइम पीरियड के लिए कोई एसेट्स को रेंट पे ले रहे हो एंड यू पेइंग द इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट यू रिटर्न द एसेट। बट अगर वही एसेट आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, यू हैव द ऑप्शन ऑफ having that asset as your own at the end of agreement and it is a finance lease. एंड अगर आपने उसी एसेट को बेच के वापस उसको रेंट पे ले लिया है देन इट इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। एंड अगर आपको कोई एक एसेट लीज पे दे रहा है, वो उसके पास खुद नहीं है, वो इन्वेस्ट बैंक से लोन लेके या कहीं से भी लोन लेके वो पर्टिकुलर एसेट को बाई करता है और फिर आपको रेंट पे देता है या आपके साथ लीज का एग्रीमेंट साइन करता है, देन दैट इज कॉल्ड योर लेवरेज